हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो साथियों, हम कर रहे थे अपनी पर्यावरण से संबंधित प्रैक्टिस क्लास, जो कि टेट और सीटेट के लिए दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या बताना है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। शिव समुद्रम जलप्रपात को बताना है किस नदी पर है। आंसर कीजिए साथियों। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे अंत में शामिल किया गया? ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से बताइए कि ऐसा कौन सा जिला है जो राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली NCR में सबसे बाद में शामिल हुआ है, इन ऑप्शनों के आधार पर। तो आंसर ऑप्शन देखते हैं, मुजफ्फरपुर, मेरठ, शामली, नोएडा। साथियों, आपको बता दें, वैसे तो सबसे लास्ट में बागपत शामिल हुआ है, लेकिन इसमें बागपत नहीं दिया हुआ है। तो इन ऑप्शन के आधार पर हमको बताना है कि इनमें से सबसे बाद में कौन सा शामिल किया गया है। तो आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? शामली। तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं कुल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, NCR में आते हैं दिल्ली के? वो आते हैं 8 ज़िले। पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा है गौतम बुद्ध नगर, चौथा है हापुड़, पांचवा है शामली और छठा है मेरठ, सातवां बुलंदशहर और एक हो गया जो अभी लास्ट में शामिल किया गया वो है बागपत। तो कुल मिलाकर के 8 ज़िले शामिल हैं दिल्ली NCR में उत्तर प्रदेश के। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के ज़िले दिल्ली NCR में लगते हैं, तो वो लगते हैं हरियाणा के। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? क्या बताना है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? देखिए, फोवर्स, थिएमन, टेंसले या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी टेंसले ने। किसने की थी? टेंसले ने। आगे चलते हैं। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, भावनगर, नई दिल्ली, गुलमर्ग या फिर हैदराबाद। आंसर कीजिए साथियों। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में है ये। कहाँ बना हुआ है? हैदराबाद में। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? ये जो नदियाँ दी हुई हैं, इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो इन चारों में सबसे लंबी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, यमुना। तो इन चारों में से सबसे लंबी कौन है? इन चारों में तो सबसे लंबी हो जाएगी गोदावरी। इसका ये कितने किलोमीटर में बहती है? 1465 किलोमीटर में बहती है। कितने में? 1465 किलोमीटर में बहती है। तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से है? त्रिम्बकम पहाड़ियों से ये निकलती है। और अगर नर्मदा के बारे में पूछे तो नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश, इसको जीवन रेखा कहते हैं मध्य प्रदेश की, और निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। और इसका ये 1412 किलोमीटर में मतलब कि फैली हुई है। और ये आगे देखते हैं कावेरी। तो कावेरी कहाँ पे बहती है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। और अगर पूछे यमुना के बारे में, तो यमुना जो है 1356 किलोमीटर में बहती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में मतलब कई बार पूछा गया है, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं बेतवा, केन और चंबल। चलते हैं आगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्या बताना है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, वाशिंगटन DC, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछे दोस्तों WHO, WTO या फिर ILO, इनका सबका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। लेकिन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय, जबकि WHO, WTO और ILO का मुख्यालय जिनेवा में बना हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है, सुंदरबन के अतिरिक्त भारत में कहाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? बताना है आपको। सुंदरबन में तो पाई जाती है, उसके अतिरिक्त कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बताइए, सुंदरबन के अतिरिक्त भारत में कहाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं?
तो ये पाई जाते हैं उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? आपको बताना है कब पारित हुआ था। तो दोस्तों बताइए, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। आंसर कीजिए आप लोग। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब पारित हुआ था? इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। और ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? क्या पूछा गया है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो हम देख लेते हैं। यमुना है, वैनगंगा है, चंबल है और सोन है। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए साथियों। तो इसका हो जाएगा यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना हिमालय से निकलती है। आगे चलते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध हों, मिलावट रहित हों या फिर प्रोटीन समृद्ध हों या फिर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। इको मार्क किसे दिया जाता है बताइए? इको मार्क किसे दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उन्हें दिया जाता है इको मार्क। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा थी, उसमें महिला संख्या मतलब कितनी महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में? तो ऑप्शन देखते हैं 10, 12, 15, 20। तो आप लोग आंसर कीजिए अपना अपना। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी साथियों? वो थी 15। कई जगह 12 भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में 15 में से 10 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन कुल महिला शामिल कितनी थी? 15। लेकिन भाग पहली बैठक में जो थी, सिर्फ पहली बैठक जो हुई थी इसकी, उसमें भाग लिया था 10 महिलाओं ने। आगे चलते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन के बारे में बताना है। इसरो हो जाएगा, नीरी हो जाएगा या फिर ICAR हो जाएगा या फिर CIFRI हो जाएगा। बताइए। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। कौन सा है? नीरी। आगे चलते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस के बारे में पूछा गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? आप लोग बताइए, आंसर कीजिए। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। आगे चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बताना है आपको। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस। इनमें से कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर सबसे पहले इसका उदय हुआ था? तो आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। आगे चलते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मतलब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का। आगे देखते हैं। निम्न में से विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? स्रोत के बारे में पूछा गया किसका? विटामिन ई का। तो अंकुरित गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, आंवला या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर कीजिए साथियों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुरित गेहूँ। आगे चलते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इन चारों में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्न में से कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? क्या बताना है? इनमें से कायांतरित चट्टान का कौन सा उदाहरण है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर या फिर बेसाल्ट?
तो आप लोग आंसर कर लीजिए अपना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय क्या है? भारी धातुएं, डीडीटी, प्लास्टिक या फिर वाहित मल। आंसर कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा वाहित मल, वाहित माल। आगे चलते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह बताना है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो या फिर विसुवियस, फ्यूजियामा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये जो ऑप्शन दिए हैं तो इसमें हो जाएगा ओजस डेल सलाडो, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आगे चलते हैं। साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य के बारे में पूछा गया है, जो साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? मेरठ, चंदौली या फिर उन्नाव, हमीरपुर। चारों को देखिए और आंसर कीजिए साथियों। ये है उन्नाव में। कहाँ पर है? उन्नाव में है ये। आगे चलते हैं। अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को कहते हैं, बताइए। अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन या फिर एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को, और विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीटों द्वारा, सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है साथियों। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? 23 का आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। आगे चलते हैं। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? ये क्वेश्चन हमने करवाया था अभी, अपनी एक क्लास थी पर्यावरण वाली, उसमें हमने आपको बताया था कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो इसका हो जाएगा SO2 और NO2। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला गंगा यमुना दोआब में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जो गंगा यमुना दोआब में स्थित नहीं है? मथुरा, आगरा, महाराजगंज या फिर मैनपुरी। दोआब का मतलब ये यमुना बह रही है, गंगा बह रही है, जो इनके बीच की जगह है इसे कहते हैं दोआब। इनके बीच में ऐसा कौन सा जिला है जो गंगा यमुना के इस खाली जगह में नहीं है? ये हमको बताना है। तो इसका हो जाएगा महाराजगंज। कौन सा है? महाराजगंज। आगे चलते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन जो है बायोस्फीयर को किससे बचाती है? देखिए और ऑप्शन दी, आंसर कीजिए आप लोग। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो किससे बचाती है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। किससे? अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। आगे चलते हैं। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? उन्मूलन का मतलब समाप्त कर दिया गया है। ऐसा कौन सा रोग है जिसको पूरी तरीके से? चेचक, खसरा, मलेरिया या फिर कंठमाला। तो इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसको समाप्त कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चेचक। क्या हो जाएगा? चेचक। आनुवंशिकी के जनक कौन है? क्या बताना है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल, वाटसन, विलियम या फिर क्रिक्स। आनुवंशिकी के जनक कौन है साथियों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कौन है? ग्रेगॉर जॉन मेंडल। पारिस्थितिकी निम्न के बीच परस्पर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कौन सा है? जीव और वातावरण के बीच। आगे चलते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए साथियों। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? आपको आंसर देना है। तो इसमें लीवर जो है वो संक्रमित हो जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और अगर कोई वीडियो बनाने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो साथियों तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।